हेलो एवरीवन, स्टडी ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आज़ादी से पहले जो भारत में एक्ट आए थे उनके बारे में। यानी कि अंग्रेज़ों ने अपना शासन चलाने के लिए भारत में जो कानून बनाए थे, जो एक्ट वह लेकर आए थे, उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्ट आया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को भारत का पहला लिखित संविधान भी कहा जाता है। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस टाइम ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नेम था लॉर्ड नॉर्थ, और गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे वारन हेस्टिंग। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, गवर्नर का जो पद था, गवर्नर ऑफ बंगाल था जो, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वारन हेस्टिंग। और इसके अलावा और क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट में ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया था। ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है तो इसमें होता था जो फाइनेंशियल पावर यानी कि कमर्शियल पावर और एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वह अंग्रेज़ों के पास थी और राजा के पास सिर्फ न्यायपालिका थी। तो इन्होंने क्यों ख़त्म किया था ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, क्योंकि पहले राजा के पास न्यायपालिका होती थी, अब न्यायपालिका भी अंग्रेज़ों के हाथ में आ चुकी थी। तो इन्होंने ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया था और इसी के तहत इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्होंने इंडिया के पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1774 में। कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में 1774 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके अलावा और क्या हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त किया गया था। कितने मेंबर थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के, 24 मेंबर थे, 24 मेंबर थे इसके। इनका काम क्या था, ये एक तो एडवाइस देते थे गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। उसके अलावा ये कमर्शियल और पॉलिटिकल पॉलिसी बनाते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसके 24 मेंबर हुआ करते थे। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ये बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीनों के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जबकि इन तीनों के अपने अपने गवर्नर भी होते थे एक। तो इस कानून को यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट को 20 ईयर के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि 20 साल के लिए इसको लागू किया गया था। तो इस कानून के तहत जो पावर सिस्टम था ब्रिटेन का वह कैसा था, सबसे ऊपर होता था क्राउन, उसके नीचे पार्लियामेंट और उसके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। तो उसके बाद जो एक्ट आया था उसको हम कहते हैं 1784 पिट्स एक्ट। तो इसको एक शोध कहते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, क्योंकि 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह 20 ईयर के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट में एक खामी रह गई थी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे इनके पास दो पावर थी, एक तो कमर्शियल पावर थी और दूसरी पॉलिटिकल पावर थी। तो इनके पास पावर ज़्यादा थी। इस एक्ट में क्या किया गया था, इनकी पावर का विभाजन किया गया था, इनकी पावर को बांटा गया था। तो 1784 पिट्स एक्ट था जो, इसका नेम पिट्स कैसे पड़ा, क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटेन के पीएम थे उनका नेम था विलियम पिट्स, इनके नेम से इसको पिट्स एक्ट कहा जाता है। तो इस ये एक तरह की शोध थी, अमेंडमेंट थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। इस एक्ट के तहत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियुक्त किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कितने मेंबर थे, 6 मेंबर थे इसके, जिनको पॉलिटिकल पावर दे दी गई थी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास अब सिर्फ कमर्शियल डिपार्टमेंट बचा था। तो इस एक्ट के बाद जो पावर थी वह पावर सिस्टम था जो ब्रिटेन का वह कैसा था, सबसे ऊपर क्राउन था और उसके बाद पार्लियामेंट, देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। तो उसके बाद जो एक्ट आया था 1813 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट आया था। इसमें क्या था, मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, सिर्फ चाइना और चाय के व्यापार को छोड़कर। तो चाइना और चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी की जितने भी व्यापार थे, बिजनेस थे, उनमें मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा इस एक्ट में क्या हुआ था, भारतीय लोगों की एजुकेशन के लिए 1 लाख की स्कॉलरशिप लेकर आए थे ये, लेकिन मिली किसी को भी नहीं थी। ये एक्ट भी 20 ईयर्स के लिए ही बना था, 20 ईयर के लिए ही बना था। उसके बाद आया था 1833 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट। इसमें क्या था, मोनोपोली को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया था। 1813 चार्टर एक्ट में क्या था, चाय का व्यापार और
चाइना से व्यापार को छोड़ दिया गया था मोनोपोली से, अब कम्प्लीटली इसको अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था 1833 चार्टर एक्ट में। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा और क्या हुआ था 1833 चार्टर एक्ट में, लॉ मेंबर को ऐड किया गया था, लॉ मेंबर को ऐड किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो फर्स्ट लॉ मेंबर बने थे जो उनका नेम था लॉर्ड मूसले। इन्होंने ही इंग्लिश को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। ठीक है, तो ये एक्ट कितने ईयर के लिए बना था, ये भी 20 ईयर के लिए लागू हुआ था। उसके बाद जो एक्ट आया था 1853 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट आया था। तो इसी एक्ट के तहत आईसीएस का एग्ज़ाम था जो ओपन किया गया था इंडियन पीपल के लिए। तो आईसीएस का जो एग्ज़ाम है ये ओपन तो 1793 से ही हो गया था पहले, लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ लोग इसको दे सकते थे, ब्रिटिशर जी इसको दे सकते थे, लेकिन 1853 चार्टर एक्ट के तहत इसको अब इंडियन भी दे सकते थे। तो एक मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट आईसीएस कौन थे इंडिया के, जब आईसीएस पहली बार किसने क्लियर किया था? तो इन दोनों का आप मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट में। तो उसके बाद और क्या हुआ था 1853 चार्टर एक्ट में, इसकी कोई फिक्स टर्म नहीं थी कि उसको एक साल भी बाद भी अमेंड कर मतलब शोध कर सकते हैं, इसमें जो नए एक्ट लेकर आ सकते हैं। इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं था, जैसे पहले वाले एक्ट का टाइम पीरियड 20 ईयर होता था। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इस एक्ट के तहत लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, उसके बाद आया था 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया था उस टाइम क्वीन थी जो ब्रिटेन की, उनका नाम था विक्टोरिया, और प्राइम मिनिस्टर थे जो ब्रिटेन के, उनका नाम था लॉर्ड पल्मस्टन। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड कनिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कनिंग। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। क्या हुआ था 1857 में विद्रोह हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था और सीधे क्राउन का शासन स्टार्ट कर दिया गया था इंडिया में। तो डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन का स्टार्ट कर दिया गया था इंडिया में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया गया था और वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड कनिंग, तो फर्स्ट वाइसराय बने थे लॉर्ड कनिंग। उसके अलावा जो उसमें क्या हुआ था, फर्स्ट रीडिंग ऑफ दिस लॉ, इस लॉ को 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को सबसे पहले इलाहाबाद में पढ़ा गया था। पहली रीडिंग जिसकी इलाहाबाद में हुई थी, और इलाहाबाद को ही एक दिन के लिए इंडिया की कैपिटल बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी ख़त्म कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। और क्या लेकर आए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेकर आए थे, जिनके टोटल 15 मेंबर थे, यानी कि 15 मेंबर थे, जो क्या करते थे, एडवाइस देते थे वाइसराय को। तो पावर सिस्टम कैसा था इस एक्ट के बाद, सबसे ऊपर था क्राउन, उसके बाद था पार्लियामेंट, देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसके बाद वाइसराय, और सबसे लास्ट में थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसके बाद 1861 में 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। इस एक्ट में क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन पीपल को इनवाइट किया गया था कि आप भी आओ, देखो हमारा हम कैसे कानून बनाते हैं। वह सिर्फ देख सकते थे, लेकिन उसमें कुछ बोल नहीं सकते थे, या ऐसे नहीं कह सकते थे कि आप ऐसे करो ऐसे करो, सिर्फ देख सकते थे कानून कैसे बनाते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऐड किया गया था। तो ऐड किया गया था, इसके साथ ही 3 इंडियन को 3 भारतीयों को इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। तो नॉमिनेट कौन करता था, वाइसराय करता था, जिसको वह पसंद करता था उसको किसी 3 इंडियन को नॉमिनेट कर देता था वाइसराय। तो सबसे पहले इंडियन थे जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया गया था, वह थे सर दिनकर, और दूसरे थे राजा ऑफ बनारस, तीसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला। तो इसके बाद जो पावर सिस्टम था वह था, सबसे ऊपर था क्राउन, और उसके बाद पार्लियामेंट, देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देन वाइसराय, देन एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद जो एक्ट आया था 1892 में, इसे कहते हैं 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इसमें क्या था, नंबर ऑफ सीट थी जो इंडियन की लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको इंक्रीज कर दिया गया था इंडियन पीपल के लिए। ठीक है, तो उसके बाद जो एक्ट आया था 1909 में, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको मार्लेमोंटो
मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो मार्ले थे वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जबकि मिंटो थे वह वाइसराय थे उस टाइम इंडिया के। तो इसमें क्या किया गया था 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया था मुस्लिम कम्युनिटी को, और रिजर्वेशन भी दी गई थी इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता था, मुस्लिम को दिया गया था जी ना, तो जो मुस्लिम हैं उस मुस्लिम खड़े होंगे तो उनको वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे। ये सेपरेट इलेक्टोरेट था कि अगर किसी इलाके में कोई मुस्लिम खड़ा है उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट देगा, हिंदू सिख या ईसाई और कोई धर्म का भी उसको वोट नहीं दे सकता, सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे होता था सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि मुस्लिम को दिया गया था। इसके अलावा और क्या हुआ था, 1906 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसी से ही ब्रिटेन ने पाड़ो और राज करो की नीति को अपनाया और इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया कि अब ये एक ना हो जाएंगे। उसके बाद आया था 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट। इसको मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉन्टेग और चैम्सफोर्ड थे वाइसराय। तो इसमें क्या हुआ था, डायरैकी को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंस में, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो भागों में बांटा गया था। एक थी रिजर्वड लिस्ट जो जिसमें आती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरी थी ट्रांसफर्ड लिस्ट जिसमें आती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंडियन थे जो उनको एजुकेशन और फमाइन यानी कि सूखा पढ़ना और शिक्षा के क्षेत्र में उनको ये पावर दे दी गई थी जो कि बहुत कम थी, जबकि अंग्रेजों ने अपने पास डिफेंस, फाइनेंस और बड़ी पावर थी वह रख ली थी। ठीक है, उसके बाद आया था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा 75% प्रेजेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वह 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। तो इट वाज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बाय ब्रिटिशर्स फॉर इंडिया। तो ये सबसे बड़ा लिखित संविधान था जो कि अंग्रेज भारत में लेकर आए थे। ठीक है, हमारा जो मौजूदा संविधान है उसका 75% इसी कानून से लिया गया है, इसी एक्ट से लिया गया है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो ये किस पर आधारित था, ये साइमन कमीशन की सिफारिश पर आधारित था। तो इसमें क्या किया गया था, जो डायरैकी थी पहले प्रोविंस में थी उसको प्रोविंस से हटाकर सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, फेडरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी के तहत ही फेडरल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में। तो फेडरल बैंक को ही अब हम RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, और फेडरल कोर्ट की भी स्थापना हुई थी 1937 में दिल्ली में 1937 में। तो फेडरल कोर्ट को अब हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके अलावा जो लास्ट एक्ट आया था आज़ादी से पहले उसका नेम था 1947 इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। तो इसमें क्या हुआ था, जो भारत की महारानी थी अब वह ब्रिटेन की महारानी होगी, भारत की महारानी नहीं होगी, क्योंकि अब भारत आज़ाद होने वाला था। ठीक है, तो दो डोमिनियन कंट्री बन गई थी, इंडिया और पाकिस्तान। दो संविधान बन गए थे, एक इंडिया के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। और इस एक्ट को पास कब किया गया था, 18 जुलाई 1947 में। तो 18 जुलाई 1947 में हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में इसको पास किया गया था, और इसी के तहत ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत। तो डेट्स ऑल गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।